दोस्तों, आज मैं आपको शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बारे में बताऊंगा। और साइकोलॉजी पढ़ने से पहले ये ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। दोस्तों, शिक्षा तथा मनोविज्ञान सिद्धांत और व्यवहार का एक संयोग है। शिक्षा के जितने भी कार्य हैं वे सभी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसी संबंध में क्रू एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे देखते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कौन सी कड़ी होती है दोस्तों? मानव व्यवहार। और इसी संबंध में ब्राउन का क्या कहना है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इसी संबंध में पिल्सबरी का भी कहना है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी का क्या कहना है दोस्तों? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी डेफिनेशन से क्लियर किया जा सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे अच्छा बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए दोस्तों, इसी से सिद्ध हो सकता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध स्वाभाविक होता है। ये तो पता चल गया कि इसका संबंध स्वाभाविक होता है, लेकिन शिक्षा को अपने सभी कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बिना मनोविज्ञान के शिक्षा संभव नहीं हो सकती है। शिक्षा में मनोविज्ञान का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी संबंध में बी एन झा क्या कहते हैं? शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार से वह की जाती है, उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें योगदान देख लेते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और ये परिवर्तन वैचारिक और व्यवहारिक आधार पर किए गए हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि मनोविज्ञान ने किस प्रकार से योगदान किया गया है किस क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, बालक का महत्व। बालक के महत्व में इसमें बालक को महत्व नहीं दिया गया था। पहले के समय में क्या है कि बालकों को महत्व नहीं दिया गया था। दोस्तों, पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। पहले के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा भी बालक को ध्यान नहीं दिया जाता था। बालक के मस्तिष्क को खाली बर्तन समझा जाता था और बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से भरना शिक्षा का मुख्य कार्य होता था। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान ने परिवर्तन करके शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया। अब शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आगे महत्व देखते हैं। कौन सा महत्व है? बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। पहले के एजुकेशन सिस्टम में सभी उम्र के बालकों के लिए एक जैसी शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के वैज्ञानिकों ने पहले दी जाने वाली शिक्षण विधियों को दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया गया है पूरी तरीके से। उनका कहना है कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी रुचियां और आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं कि किसी बालक की बाल्यावस्था में रुचि खेल में होती है, लेकिन किशोरावस्था में वह बालक खेल और कार्य में अंतर समझने लगता है। इस बात को ध्यान में रखकर बालकों को बाल्यावस्था में खेल द्वारा और किशोरावस्था में अन्य विधियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनकी शिक्षा के स्वरूप में भी अंतर दिया जाता है या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कौन सा महत्व है। बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का महत्व। पहले के समय में एजुकेशन सिस्टम में बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उन्हें ऐसी अनेक विषय पढ़ने पड़ते थे, उनकी रुचि नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, उन्हें ऐसे अनेक विषय पढ़ने पड़ते थे जिनमें क्या उनकी रुचि नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जिस कार्य में बालकों की रुचि होती है उसे बालक जल्दी सीख लेते हैं। अब बालकों को शिक्षा का आधार उनकी रुचियों और मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। पहले के समय में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था।
सबको समान शिक्षा दी जाती थी। सभी को क्या है, समान शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है हम, ठीक है दोस्तों। अब मनोविज्ञान ने इस बात पर हमेशा प्रकाश डाला है कि बालकों की रुचियां, रुझानों और क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है। सभी बालकों के लिए एक जैसी शिक्षा देना बेकार है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं, तो सबका अलग अलग माइंडसेट होता है दोस्तों, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक और शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों, अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी संबंध में कुप्पू स्वामी का क्या कहना है। कुप्पू स्वामी कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान ने इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता दी जाती है, ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम में सुधार देखते हैं, ये भी महत्व है। पहले के समय में सभी विषय सभी को पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो बालकों की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, और इसी वजह से क्लास 8 के बाद क्या है, पाठ्यक्रम को साहित्यिक, वैज्ञानिक और भी कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग 8th के बाद 9th में कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, इसी वजह से पाठ्यक्रम में आप सुधार करने, पहले क्या होता था, सभी को एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरा महत्व देखते हैं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल देखते हैं। पहले के समय में पुस्तकीय ज्ञान को ही महत्व दिया जाता था, और अब क्या है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का कभी विचार तक नहीं किया गया। पहले क्या है, इन सभी चीज़ों का कोई भी विचार नहीं किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी वजह से आजकल विद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। पहले के शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं था। पहले के शिक्षक ये बात नहीं जानते थे कि एक बालक किसी चीज़ को देर से और दूसरा बालक किसी चीज़ को जल्दी क्यों सीख लेते हैं। ये बात उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सीखने के नियमों की खोज कर ली है, जिसका प्रयोग करके बालक किसी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, शिक्षण विधियों में सुधार देखते हैं। ये 8वां पॉइंट है, ये महत्व दिए गए हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का योगदान किस क्षेत्र में रहा है। पहले के समय में शिक्षण विधियां मौखिक थीं और बालकों को खुद से कुछ भी सीखने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। अध्यापक कुछ भी बोलता था तो बालक चुपचाप सुनते थे, उस बात को रट लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अब ऐसी विधियां बन गई हैं जिससे बालक खुद से कुछ ना कुछ सीख लेता है, खुद से ही कुछ सीख लेता है। ऐसी विधियां बन गई हैं, ठीक है। इस उद्देश्य से क्या है, इस उद्देश्य से करके सीखना है, ठीक है दोस्तों। खेल द्वारा सीखना है, रेडियो पर पर्यटन है, ठीक है दोस्तों, और चलचित्र है, ठीक है। जैसे टीवी हुई, रेडियो पर्यटन, जैसे कि मतलब रेडियो पे किसी चीज़ के लिए बताना, ठीक है, आदि को, ये सभी क्या है, शिक्षण विधियों में स्थान दिया जाता है। इन सभी को शिक्षण विधियों में स्थान दिया जाता है। इसी संबंध में रायबर्न ने क्या कहा है, रायबर्न कहते हैं, मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अनुशासन की नई विधियां देखते हैं। पहले के समय में बालकों को अनुशासन में रखने के लिए सिर्फ एक ही विधि थी। वो कौन सी विधि थी, शारीरिक दंड। विद्यालय में दंड का डर पैदा करके आतंक और कठोरता का एनवायरनमेंट पैदा किया जाता था, ठीक है। दंड दे देंगे तो क्या होता था, आतंक मच जाता था और एनवायरनमेंट वैसा माहौल बन जाता था कठोरता का, ठीक है दोस्तों। और ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता था जिससे बच्चे डरें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दंड या पनिशमेंट की जगह प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति ने जगह ले ली है, और ये सभी अनुशासन का आधार माना जाता है,
ठीक है दोस्तों, शिक्षा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वंचित हो और जिसे मनोविज्ञान ने कोई विशेष योगदान ना दिया हो। इसलिए क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है दोस्तों, और इसी विचार से क्या है, स्किनर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।